नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं कई दिन बाद आपके समक्ष उपस्थित हो पाया हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष भारत और भारत से विभिन्न देशों के संबंधों पर चर्चा करना चाहूँगा और मेरी यह अवधारणा है कि भारत को अपने राष्ट्रीय हित और उसके साथ मानवता के कल्याण के दृष्टिकोण को केंद्र में रख करके ही अपने समस्त कूटनीतिक और राजनीतिक संबंधों को विश्व स्तर पर स्थापित करना चाहिए। इसी के साथ विभिन्न देशों के स्वभाव को बिना समझे हुए यदि हम भारत के विभिन्न देशों के साथ संबंध को तरजीह देंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि कहीं न कहीं हम धोखे में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे और अपने राष्ट्र के सर्वोच्च हित को दुष्प्रभावित भी करेंगे। अपने भारत देश के विभिन्न देशों से जो संबंध नियोजित किए जाते हैं उसमें भारत की केंद्र सरकार की ही भूमिका होती है और वैदेशिक मामला चूंकि भारत सरकार के अंतर्गत है, प्रादेशिक सरकारों का उससे कोई विशेष लेना देना नहीं है। इस लिहाज से ये देखना जरूरी होगा कि हम विभिन्न देशों के साथ कैसे संबंध करें जिससे कि भारत का सर्वोच्च हित भी दुष्प्रभावित न हो और मानवता के कल्याण के लिए विश्व स्तर पर भारत अपनी भूमिका किस प्रकार से स्थापित करे, प्रस्तुत करे। सबसे पहले मैं अपने देश के मुख्य पड़ोसियों के संबंध में बात स्पष्ट करना चाहूँगा। भारत और भारत के पड़ोसियों में जो इसी देश के विखंडन की उपज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका आदि देश, इन देशों के साथ भारत का संबंध और एक और पड़ोसी चीन के साथ भारत का संबंध किस प्रकार होना चाहिए और किस अवधारणा पर निर्धारित होना चाहिए, ये देखने का विषय है। अफगानिस्तान भी किसी समय में भारत से ही अलग हुआ था। उसकी परिस्थितियों पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि उन परिस्थितियों का उल्लेख करना इतना ही है कि जैसे जैसे भारत में जो यहाँ के भारतीय रहे हैं उनके अलावा बाहर से आक्रमणकारी के रूप में, यायावर के रूप में, व्यापारी के रूप में जो जो समूह भारत में समयांतर से क्रमशः आते गए और यहाँ बसते गए, उनके कारण से ही वास्तव में भारत का जो मूल स्वरूप रहा है वो सिमटता गया है। भारत का बहुत अधिक खंडन विखंडन इन्हीं कारणों से हुआ, क्योंकि शरणार्थी के रूप में
व्यापारी के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में आने के उपरांत जब ऐसे लोगों ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने का कार्य किया, तो फिर यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की मौलिक निवास की प्रकृति को उन्होंने दुष्प्रभावित करके और एक बड़े भूभाग को हमारे देश से अलग करने की साजिश रचने का कार्य किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे भी भारत से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, जिसमें नेपाल भी है, भूटान भी है और म्यांमार भी है, ये सब काल विशेष में भारत से ही अलग होकर के स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व पा सके हैं। अगर हम बृहत्तर भारत पर चर्चा करते हैं तो भारत की सांस्कृतिक सत्ता जहाँ जहाँ तक विस्तारित होकर के भारत को ही केंद्र में रख करके संचालित हुई और भारत उन सब भूभागों का जिस रूप में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से मुखिया बनने में समर्थ हुआ, वो सारे के सारे क्षेत्र बृहत्तर भारत के हिस्से हैं और उसका जो प्राचीन काल से प्रभाव रहा है वहाँ आज भी अनुभूत किया जा सकता है, आज भी अनुभव में देखा जा सकता है। मैं पहले बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की करना चाहूँगा। पाकिस्तान का भारत से विलगाव कई ऐसे कारणों से हुआ जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी भूमिका में थीं। इस देश पर लगभग 200 वर्षों तक जिस ब्रिटेन ने अपनी सत्ता स्थापित करने का कार्य किया और उसके भी अपने रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य इस देश के विखंडन में भूमिका में थे, उसको भी अलग से नहीं समझा जाना चाहिए। सामने ये जरूर रहा है कि सांप्रदायिक आधार पर कुछ आग्रही लोगों ने अंग्रेजों की सह पाकर, अंग्रेजों का समर्थन पाकर, अंग्रेजों के द्वारा उकसाए जाकर सांप्रदायिक आधार पर भारत को ही विखंडित कर, अपने भारत देश को ही विखंडित कर अलग पाकिस्तान बनाने का जिस प्रकार से आग्रह किया और वो अंततः 1947 ईस्वी में हो भी गया, उसके पीछे का भी कारण हमें समझना होगा। जिस ब्रिटेन ने हमारी कमजोरियों का नाजायज फायदा उठा करके हमारे देश पर
शासन करने का काम, राज करने का काम किया, तो 1857 ईस्वी के बाद जब उन्हें लगा कि अगर इस देश के निवासी अल्पसंख्यक सनातन धर्मावलंबी और इस्लाम मतावलंबी एकजुट होकर के यदि रहे तो हम बहुत दिन तक इस देश पर सत्ता स्थापित नहीं रख पाएंगे। लिहाजा उन्होंने उन दुर्बलताओं को खोज खोज करके देश के राजनीतिक पटल पर रखने का कार्य किया, जिससे उन आधारों पर यहाँ के जो निवासी सनातन धर्मावलंबी अथच हिंदू और इस्लाम मतावलंबी मुस्लिम एक दूसरे से द्वेष पनपाकर और एक दूसरे से लड़ने का कार्य निरंतर करते रहें और हमारी सत्ता निरंतर बनी रहे। इस साजिश को पूर्ण करने में ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश हुकूमत सफल हुई और 1906 से 7 ईस्वी में कुछ इस्लाम मतानुयायी और प्रभावी लोगों को आगे करके, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जी, सैयद अहमद खां जी, आगा खां जी और लियाकत अली खान जी, इन सब का एक तरह से ब्रेन वॉश करके इस देश को विखंडित कर अलग से पाकिस्तान बनाने के लिए अंग्रेजों ने इन सबको तैयार किया। और जब ये उसके लिए पूर्णतया सन्नद्ध हो गए तो उसके कारण से अंग्रेज इस देश को विखंडित कर पाकिस्तान बनाने में अंततः सफल हुए। इनमें से अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों को छोड़कर बाकी अधिकांश मुस्लिम नेता भूस्वामी रहे। अब आप समझ सकते हैं कि आज भी पाकिस्तान में जिस गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की भूमि से होकर पाकिस्तान की ट्रेन को गुजरने में 7 घंटे लगते हैं, उस गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की कितनी बड़ी भूमि उसके कब्जे में रही होगी, ये समझ सकते हैं। तो प्रत्यक्ष में तो यह अवधारणा कि चूंकि हिंदू और मुसलमान स्वभाव से 2 अलग अलग जीवन शैली और सोच के समूह हैं, इसलिए ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इन दोनों के स्वभाव में इतना अंतर है कि इनको एक साथ नहीं रखा जा सकता। एक साथ रखने से
जो इस्लाम मतानुयायियों का सर्वोच्च हित होगा वो दुष्प्रभावित होगा। इसी अवधारणा पर काम करते हुए इन इस्लाम मतानुयायी नेताओं ने मुस्लिम लीग का आधार लेकर उसी के झंडे के तले इस देश को विभाजित करने का प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया। लेकिन इसके पीछे बड़े बड़े भूक्षेत्र ही प्रधान रूप से इनके सबके मानस में इस देश के विभाजन के केंद्र में रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें ये समझा दिया था कि अगर आप सबने इस देश से अलग पाकिस्तान नहीं मांगा तो आप सबका जो भूक्षेत्र है वो समाप्त हो जाएगा, आपका अधिकार उस पर से खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ भूमि के लिए भारत सरकार जो भी उस समय आएगी उसके द्वारा जो भूमिहीन है वो आप सबकी भूमि को लेकर के उनमें वितरित करने का कार्य करेगी। और इसीलिए ये सभी प्रमुख जैसे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, लियाकत खान, आगा खां और भी ऐसे जो भी लीगी नेता रहे हैं, उन लोगों ने अपनी जमीन को अपने अधिकार में रखने का उद्देश्य रख करके ही मुस्लिम लीग के झंडे तले इस देश को विभाजित करने की साजिश को अंजाम देने का कार्य किया। अंग्रेज तो ये चाहते ही थे, वे ये चाहते थे कि अगर अफगानिस्तान भारत से अलग अस्तित्व में रहे और ये पाकिस्तान का वर्तमान इलाका और उसके बाद कश्मीर का जो बाल्टिस्तान और गिलगित का इलाका है और उसके साथ तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे अस्तित्व में आए देश हैं, ये सब जब अलग रहेंगे तो यहाँ की खनिज संपदा का दोहन हम जैसे पहले करते रहे हैं वैसे आगे भी करते रहेंगे और ये भूक्षेत्र बढ़ते हुए सोवियत संघ के प्रभाव से बचे भी रहेंगे, क्योंकि ब्रिटेन को ये डर लग गया था कि जिस तरह से सोवियत संघ अपनी सत्ता का प्रसार और अपने साम्यवादी प्रभाव को विस्तारित कर रहा है, उसके कारण से कभी न कभी इन भूक्षेत्रों पर वो आधिपत्य भी जमा सकता है और इनसे होने वाले आर्थिक लाभ को भी हमसे छीन सकता है। इसी सब को केंद्र में रख करके इस देश के विभाजन की साजिश अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को आगे करने का काम किया। पहले अफगानिस्तान इस देश से अलग हुआ, फिर पाकिस्तान को विशेष तौर से इस देश से अलग करके अलग देश को अस्तित्व में लाने का कार्य अंग्रेजों ने किया। यह भी विचारणीय विषय है कि इस देश का विभाजन करने में अंग्रेजों की सह पाकर मुस्लिम लीग के नेताओं ने इस देश के मुसलमानों को
तैयार करके उनके भीतर सांप्रदायिक उन्माद, उनके भीतर की सांप्रदायिक कट्टरता का उपयोग करके हिंसाचार के द्वारा पाकिस्तान को अस्तित्व में लाने का कार्य किया। इसी से पाकिस्तान कभी शांतिपूर्वक रह ही नहीं सकता। पाकिस्तान के रक्त में जो हिंसाचार समा चुका है, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करके खून, बेगुनाहों का खून बहा करके जो उन्होंने पाकिस्तान प्राप्त किया है, उसके कारण से पाकिस्तान कभी भी भारत का हितैषी बनकर, भारत के साथ भारत का बंधु बनकर कि हम किसी समय भारत ही रहे हैं, इसलिए हम अलग होकर के भी बंधुता बनाए रखें, इस अवधारणा पर कभी भी पाकिस्तान और वहां की सत्ता नहीं चली। वहां समय समय पर स्थापित होने वाली सरकारें ये कभी नहीं चाहेंगी कि भारत सुखी और समृद्ध रहे। वो हमेशा यही चाहेंगी कि भारत दुखी रहे और भारत को हम निरंतर पीड़ा पहुंचाते रहें। और ये भी समझ लीजिए कि उसकी यही अवधारणा पाकिस्तान को भी कभी सुखपूर्वक नहीं रहने देगी, शांतिपूर्वक नहीं रहने देगी। जैसे ही 1947 में पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तो सबसे पहले तो भीषण खून खराबा करके, जिसमें माँ, बहन, बेटियों, बच्चों तक को एकदम निर्ममता पूर्वक मुस्लिम लीगी नेताओं और उनकी शाह पर उन्मादी हुए इस्लाम मतानुयायियों द्वारा बर्बरता पूर्वक काटने का काम, बर्बरता पूर्वक मारने का कार्य किया गया। इसलिए पाकिस्तान कभी सुखी नहीं रहेगा। यह अपने आप में सच है। भारत सरकार को इस सच से वाकिफ होना चाहिए और मनमोहन सिंह की सरकार तक जिस तरह से बार बार पाकिस्तान को मनाकर पाकिस्तान से मैत्री संबंध, व्यापारिक संबंध कर करके उसके लिए प्रयत्न करते हुए जो प्रस्तुति दी गई, वो सब इसीलिए निरर्थक साबित हुई क्योंकि पाकिस्तान एक तो स्वभाव से ही हिंसाचारी और भारत विरोधी रहा है और आगे भी उसके इसी तरह से रहने की पूरी पृष्ठभूमि विद्यमान है। और रही सही उसमें जो कसर थी, पाकिस्तान का अपने हित में उपयोग करने की दृष्टि से अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों ने भरपूर सह देने का कार्य, भारत के विरोध के लिए सह देने का कार्य किया है और भारत के विरोध हेतु ही पाकिस्तान को ब्रिटेन और अमेरिका ने मदद पहुंचाने का कार्य किया है।
क्योंकि उस काल की सरकार, खासतौर से नेहरू सरकार और आगे चल कर के इंदिरा सरकार द्वारा जो विश्व स्तर पर इन देशों के भीतर गलतफहमी प्रवर्तित की गई कि भारत सोवियत संघ के पाले में है और उसके ही अनुकूल, उसकी ही मित्रता में आचरण करेगा और करता रहेगा। इसीलिए ब्रिटेन और अमेरिका भारत के विरोधी बन करके ही आचरण करते रहे। प्रकटतया वो भारत के बाजार का उपयोग करने के लिए भी काम करते रहे, लेकिन भारत के विरोध में ही उनकी समस्त गतिविधियां आज पर्यंत घूम फिर करके विद्यमान है। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि पाकिस्तान से सावधान रहते हुए कभी भी पाकिस्तान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित करना भारत के हित में कभी नहीं रहने वाला है। क्योंकि विगत 70-75 वर्षों में हमारी उस काल की सरकारों ने ये देख लिया है कि पाकिस्तान न तो सुधरा है न सुधरने वाला है। वो भारत के विरोध में वो सब करता रहेगा जिससे भारत और भारत की जनता दुखी रहे। आप तो जानते हैं कि 22 अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तानी सेना ने कबायली वेश में कश्मीर को हड़पने के लिए आक्रमण तक कर दिया। पहला युद्ध, जिसको कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान से भारत को लड़ना पड़ा। आगे 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, फिर 1971 में हुआ, फिर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और इसके बीच के वर्षों में जिसको प्रॉक्सी वार कहते हैं, जिसमें इन युद्धों से भी ज़्यादा क्षति और जन की भी हानि इस देश को झेलनी पड़ी। इसको देखते हुए क्या यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हम आज मोदी सरकार जिस रूप में पाकिस्तान से अपने रिश्ते को अलग करते हुए उससे सब प्रकार के कूटनीतिक और व्यापारिक व राजनीतिक संबंध को दरकिनार किए हुए हैं, उसी नीति पर आगे भी चलते रहने की जरूरत है। इसके पहले की सरकारों ने जो गलती की, अब आगे की सरकारें वैसी गलती अपने देश के सर्वोच्च हित और मानवता के हित के लिए न करें। क्योंकि आतंकवादियों को तैयार करके अमेरिका और ब्रिटेन से आर्थिक मदद, हथियार संबंधी मदद लेकर जो अब तक पाकिस्तान करता रहा है वही आगे भी करता रहेगा। ये अच्छा हुआ
कि ये अच्छा हुआ कि 2014 में मोदी सरकार अस्तित्व में जब आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उदारता पूर्वक पाकिस्तान जाकर के जिस सहजता का और औदार्य का परिचय दिया, उसका खामियाजा पाकिस्तान ने पठानकोट हमले से दिया। और फिर मोदी जी ने पलट कर नहीं देखा कि हमें पाकिस्तान से किसी प्रकार का संबंध रखना है। यही सही नीति है। भारत की सरकार को वो सब कदम निरंतर उठाए रखने होंगे जिससे भारत को किसी भी रूप में क्षति न पहुंचने पाए। पाकिस्तान षड्यंत्रिक पृष्ठभूमि का है। उसका कारण है कि इस्लाम मतानुयायी कभी विश्वसनीय नहीं होते और ये धोखा दे करके दूसरे का अस्तित्व मिटाने का कार्य करते हैं। दुनिया की डेमोग्राफी प्राचीन काल से देखें तो जब से इस्लाम मत प्रबल हुआ है, उसने तमाम भूक्षेत्रों की डेमोग्राफी को, वहाँ की भूस्थानिक प्रकृति को बदल करके अपने अनुकूल करने का ही कार्य किया है। जो कुरान इस्लाम मतानुयायियों द्वारा बड़े आदर के साथ पढ़ी जाती है, उस कुरान में ही अपने से इतर मतावलंबियों को, अपने से इतर पंथ मानने वालों को मिटा देने का ही दृष्टिकोण स्थापित है। उसी का खूब प्रचार और उल्लेख उसमें किया गया है। और ये सच जो इस्लाम मतानुयायी हैं उस ग्रंथ को ठीक से पढ़ करके, उसको ठीक से समझ करके जानने का कार्य नहीं करते। अगर वो ये जान लें कि कुरान में केवल हिंसाचार और दूसरे मत पंथ को मानने वालों को संसार से खत्म कर देने की ही अवधारणा का आख्यान है और ये वस्तुतः मानवता विरोधी है, तो खुद ही उससे अलग हो जाए। लेकिन मौलवी, मौलाना, उलेमा और वे तथाकथित इस्लाम के प्रचारक उनको कभी कुरान पढ़ने ही नहीं देते। वे तो अपनी तकरीरों से ही उनको उन्मादी बनाने का निरंतर कार्य करते हैं। तो भला वे सहज जीवन यापन और हिंसा रहित जीवन यापन की प्रकृति कैसे धारण करें? उनको तो हमेशा कट्टर, हिंसक और रक्तपात करने की प्रवृत्ति का ही बनाया गया है।
पशु हिंसा और मानव हिंसा उनके शगल में इस तरह से डाल दी गई है कि वे उससे अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे अपने धार्मिक ग्रंथों को खुद पढ़ करके उसका अनुशीलन करके और उसके आधार पर अपना दृष्टिकोण बदलने का कार्य नहीं करते। और ऐसे लोग कभी शांति प्रिय और दूसरे के अस्तित्व को सम्मान पूर्वक स्वीकारने की हिमायती कैसे हो सकते हैं? जब तक इस्लाम मतानुयायी इस्लाम को ठीक से समझेंगे नहीं, अपनी तमाम धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर उसमें हिंसाचार, मार काट, रक्तपात की भरी हुई अवधारणा को अपने उन सदग्रंथों से दूर नहीं करेंगे, तब तक वे इससे निकलने का कार्य ही नहीं करेंगे और ये उलेमा आदि उनको निकलने देंगे भी नहीं। इसी कारण से संप्रदाय के आधार पर अलग हुआ पाकिस्तान भी कभी भारत का हितैषी नहीं रह सकता है। जरा सोचिए कि जिन मुस्लिम लीग के नेताओं ने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, उसके बाद चालाकी पूर्वक नेहरू से लियाकत अली खान ने पैक्ट करके एक बड़ी आबादी को एक बड़ी मुस्लिम आबादी को भारत में ही रोक देने का कार्य किया। और नेहरू जी तो वो चाहते ही थे, क्योंकि नेहरू जी को तो इसमें दिलचस्पी थी नहीं, वो तो केवल प्रधानमंत्री बनना मात्र चाहते थे। वो बन गए। उनके मित्र लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। उनके एक मित्र शेख अब्दुल्ला भी काफी दिनों तक कहने के लिए कश्मीर के प्रधानमंत्री बन करके रहे। तो उनकी कहाँ दिलचस्पी हो सकती है कि जब संप्रदाय के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ तो इस देश की सारी मुस्लिम आबादी, चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, चाहे वो हिंसक हो चाहे सहज रहने वाले हो, वो सब के सब पाकिस्तान चले जाते। तो पाकिस्तान को खुद ही आटे दाल का भाव मालूम हो जाता, यद्यपि उसे आज मालूम हो रहा है। लेकिन एक बड़ी साजिश 1950 में ये कर दी गई और उसका समर्थन भी गांधी जी और नेहरू जी जैसे लोगों ने किया, जिसके कारण से आज पुनः इस देश की बची खुची एकता पर भी खतरा मंडराने लगा है। अगर इस देश के इस्लाम मतानुयायियों ने अपने कुरान आदि ग्रंथों का अनुशीलन करके उसमें जो इस्लामिकों को दूसरे मत पंथ धर्म मानने वालों को इस संसार से मिटा देने के लिए निर्देश दिया गया है, शिक्षाएं दी गई हैं, उसको समाप्त करके, उसको अलग करके और सच्चे मानवीय धर्म, सच्चे मानव धर्म को अपनाने का कार्य नहीं किया, तो भारत की जिस तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जगह जगह परिवर्तन हो रहा है, जहाँ जहाँ गांव के गांव बदल रहे हैं, क्षेत्र के क्षेत्र बदल रहे हैं,
वहाँ या तो इस्लाम मतानुयायी प्रबल हो जा रहे हैं या तो ईसाई मतावलंबी। इस्लाम मतानुयायी जहाँ पर पहले अस्तित्व में वहाँ के लोगों की सरलता का लाभ उठा करके जीवन सुरक्षा पाते हैं, बाद में उन्हीं को ही खत्म कर देने का कार्य करते हैं। इसका अध्ययन इस देश के सनातन धर्मावलंबियों को और दूसरे अन्य मत पंथ मानने वालों को करना चाहिए। इस सच्चाई को समझना होगा। बिना इस सच्चाई को समझे इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। और इस देश की सरकार को और दूसरे और मतपंथ मानने वाले विचारकों को ये कोशिश भी करनी होगी। यद्यपि वो कोशिश सफल होगी, मुझे इसका भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देश की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं वो भी एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चल करके इस देश के इस्लाम मतानुयायियों को इतना उन्मादी और इतना सक्षम बना चुकी हैं, इतना कट्टर बना चुकी हैं कि वे इस देश के दूसरे लोगों के सह अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। वे सिर्फ यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितनी तीव्रता से इस देश में इस्लाम मतानुयायी प्रबल इतने हो जाए कि हम इस देश पर इस्लामिक शासन स्थापित कर लें। क्योंकि दुनिया के जिन क्षेत्रों में, जिन भू क्षेत्रों में वहाँ की डेमोग्राफी, जैसे अफगानिस्तान में, जैसे पाकिस्तान में, जैसे ईरान में, जैसे बांग्लादेश में, जहाँ भी वहाँ की भूस्थानिक प्रकृति परिवर्तित हुई है और वहाँ की डेमोग्राफी इस्लाम मतानुयायी के रूप में प्रबल हुई है, वहाँ अपने आप ये इस्लाम का शासन स्थापित कर देते हैं, शरिया का शासन स्थापित कर देते हैं। क्योंकि ये तभी तक सॉफ्ट रहते हैं जब तक कि ये प्रबल नहीं होते। ये तभी तक छिपे हुए रूप में साम्यवादी बने रहते हैं जब तक कि ये अपने सामूहिक रूप में प्रबल नहीं होते, सशक्त नहीं होते और मनमाना करने के लिए सक्षम नहीं होते। इस सच्चाई को इस देश के उन सब लोगों को समझना होगा। और इस देश में अब जो इस्लाम मतानुयायी हैं, अगर वे ये सच समझ करके और अपनी हिंसाचार की प्रकृति, जो शुरू से ही पशुओं को हलाल करके, उनको पीड़ित करके, उनका मांस खाने के स्वभावी बन चुके हैं, उनका ये स्वभाव जब तक परिवर्तित नहीं होगा तब तक इस देश के दूसरे मतपंथ मतावलंबियों को, सनातन धर्मावलंबियों को इनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जो लोग अपने राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की और राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो राजनीतिक दल इनको शाह देकर इनके उन्माद को और भड़काने का कार्य करते हैं, इनका तुष्टीकरण करने का कार्य करते हैं, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी,
राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल और भी दूसरे दल हैं जो इसी नीति पर चल रहे हैं, वे इस देश का भला नहीं कर रहे हैं। वे तभी तक, जब तक वे इस देश के सनातन धर्मावलंबियों को जातियों जातियों में बांट बांट कर लड़ा करके इनको अलग किए हुए हैं और इस्लामिकों को अपने साथ साटे हुए हैं, तभी तक उनकी राजनीतिक दाल गल रही है। जिस दिन ओवैसी जैसे और मुस्लिम लीग जैसे और उसकी अवधारणा में विद्यमान रहने वाले इस्लाम मतानुयायी जिस दिन प्रबल हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे, इन सब राजनीतिक दलों का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और सब इस देश को इस्लामिक देश बना देंगे। ये इन राजनीतिक दलों की समझ में आना चाहिए। जरूरत है कि इस्लाम मतानुयायियों के भीतर कट्टरता के जो कारण हैं, उन कारणों को खत्म किया जाए। जो हिंसाचार की प्रवृत्ति उनमें है वो खत्म किया जाए। ठीक है, परमात्मा को अल्लाह मान करके वे पूजते हैं, पूजें, लेकिन वे दूसरे का अस्तित्व भी सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। लेकिन जो दृश्य आज समझ में आ रहा है उसको देख करके लगता नहीं है। इस देश की शासन सत्ता में बैठे हुए और शासन सत्ता चाहने वाले सारे राजनीतिक दलों को, इस देश के सभी विचारकों को इस सत्य को समझना होगा। तभी हम इस देश के बचे खुचे ऐक्य को बचाए रखने में सफल होंगे। अन्यथा क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।